2014 में, अगर आपको याद हो। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी इंटरस्टेलर। इस फिल्म स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को वॉर्क होल्स, ब्लैक होल्स, एलियन प्लेनेट, इन सबको बड़े ही साइंटिफिकली एक्यूरेट तरीके से दर्शाया गया था। लेकिन शायद सबसे भयंकर सीन इस फिल्म के एंड में था। क्लाइमेक्स में जब फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। इस ब्लैक होल का नाम फिल्म बताया जाता है। कार गेट हुआ और कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं। शुरू में इनके आसपास सब कुछ काला काला होता है, कंप्लीट डार्क है, लेकिन जैसे ही और अंदर गिरते हैं कुछ ग्रीन जैसे पार्टिकल्स इन्हें सामने दिखाई पड़ते हैं। ये पार्टिकल्स इनके स्पेसक्राफ्ट पर आकर लगते हैं, खरीदने लग जाते हैं। कुछ लाइट के फ्लैश निकलते हैं, कुछ चिंगारियां लगती हैं और आग लगने लग जाती है। स्पेसक्राफ्ट इन्हें मजबूरन इजेक्ट करना पड़ता है अपने स्पेसक्राफ्ट से और ये ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से अपने आप को ये एक 5 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पाते हैं। एक 5 डायमेंशन ऐसे में एक बहुत ही दिमाग हिला देने वाली चीज है। एक ऐसी जगह जहां पर अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रेविटी का इस्तेमाल कर। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल आपके मन में उठा होगा, क्या ये सब पॉसिबल है? क्या ब्लैक होल के अंदर सही में ऐसा कुछ होता है? अगर हम सही में ब्लैक होल के अंदर गिरेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों को। आज के इस वीडियो में व्हाइट हाउस में हुए अन्ना अननोन डेथ सेंचुरी अथवा अंग्रेजी भेजने, स्पेस फोर्स इंक्वायरी, सोर्स फ्रॉम नारी रनबाय, विस्की आउटसाइड यू टर्न ओवर शेयर साइड ब्लैक को ब्लैक स्पॉट, वार्ड 5 सर्विस, कुरावली, कछुआ, लव एवरीथिंग इंडिया। कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स का इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल्स के बारे में जानता तक नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाकर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी करी गई। इस थ्योरी के एक्चुअली में 2 हिस्से हैं दोस्तों, द स्पेशियल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशियल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने साल दिन जीओफाई में पब्लिश किया था, हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ने लग रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा रिलेटिव टू वो लोग जो स्पेसशिप में नहीं बैठे हैं, धरती पर हैं। रिलेटिव शब्द बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब स्पेसशिप में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम बहुत धीरे चलने लगा है। आपके लिए टाइम उतनी ही स्पीड पर चल रहा होगा जितनी पर नॉर्मली चलता है। बस आप अगर वापस धरती पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इस चीज को काइनेटिक टाइम डाइजेशन कहा जाता है और अगर आपने मेरा टाइम ट्रेवलर वाला वीडियो देखा तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये कैसे काम करता है। अब स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायरेक्शन हो सकती है, जिसे आइंस्टाइन ने बताया। अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यह उन्होंने डेवलप करी थी साल 915। इसमें जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा। सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि हीट, साउंड और लाइट भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो लाइट को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट हैं तो इसका मतलब यह है कि वो कम्प्लीटली ब्लैक होंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं क्योंकि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगी। एग्जाम्पल यही होते हैं दोस्तों, ब्लैक होल्स। लेकिन आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताई थी, उस वक्त की ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल था। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटी लाइट को इन्फ्लुएंस करती है और थ्योरेटिकल ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन आइंस्टाइन यह नहीं जानते थे कि एक्चुअली में भी ब्लैक होल्स होते हैं। इनफैक्ट आइंस्टाइन जब तक जिंदा थे उन्हें ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीबोगरीब लगता था। वो जानते थे कि थ्योरेटिकल ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें ये लगता था कि हाँ, थ्योरेटिकल ही तो कहने के लिए इन्फिनिटी जैसी चीजें भी होती हैं, लेकिन रियलिस्टिक प्रैक्टिकली उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसी चीज असली में एग्जिस्ट करती है। तो एक्चुअली में उनका देहांत होने तक ब्लैक होल्स जैसा शब्द इन्वेंट भी नहीं हुआ था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में की पॉइंट ये भी था कि लाइट की स्पीड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को लिमिट करती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी का फोर्स इंस्टिंक्ट हमें हर जगह फील होता है। इसकी अपर लिमिट लाइट की स्पीड प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाओ तो इसका मतलब ये है कि मान लो सूरज अचानक से गायब हो गया। आप सब जानते होंगे कि हमें 8 मिनट बाद ही पता लगेगा धरती पर कि सूरज गायब हो गया है, क्योंकि लाइट को 8 मिनट का समय लगता है धरती तक पहुंचने में। लेकिन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सूरज गायब होने का जो धरती पर ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हमें 8 मिनट बाद ही फील होगा।
खैर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज तो आइंस्टीन के बाद दोस्तों जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थी, इस पर कई और साइंटिस्ट ने काम किया, जैसे कि कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जोहानेस दुरुस्त थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कई इक्वेशंस थी, इन लोगों ने उन इक्वेशंस को सॉल्व किया, उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी और इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने से थ्योरेटिकल ये प्रूफ हो पाया कि ब्लैक होल्स जैसी चीज एग्जिट करती हैं। 96 तक आते आते फाइनली रिसर्चर साइंटिस्ट ने माना कि थ्योरेटिकल ही नहीं, शायद एक दिन रियलिस्टिक के लिए भी हम ब्लैक होल्स को देख पाएंगे, क्योंकि ये चीजें एक्चुअली में स्पेस में एग्जिट करती हैं। ब्लैक होल शब्द पहली बार एक मैगजीन ने इस्तेमाल, इस साल लाइन 64 में, लेकिन ये साल लाइन 67 के बाद ही शब्द पॉपुलर बना, जब एक फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे पॉपुलर किया। हालांकि ब्लैक होल शब्द सुनने में काफी सेंसेशनल लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा मिसलीडिंग शब्द है। ब्लैक होल सुनकर आपको लगेगा कि एक्चुअली में कोई होल है वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं होता, वहां कोई होल नहीं है। स्पेस में ब्लैक होल स्टार से बनते हैं, तो इनके सेंटर में कुछ मटेरियल जरूर है। अब स्टार्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सन भी हमारे स्टार्स है, उनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं। इन रिएक्शंस की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। जो हीट प्रोड्यूस हो रही, ये बाहर की तरफ फोर्स डालती है और अंदर की तरफ स्टार्स में फोर्स आता है ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से स्टार इकट्ठा होकर जिंदा रह रहा है। तो एक तरीके से हर स्टार अपनी जिंदगी में एक इक्वल ब्रीफ मेंटेन करके रखता है, बाहर की तरफ जाने वाली फोर्स एच रिएक्शन की वजह से और अंदर की तरफ आने वाली फोर्स ग्रेविटी की वजह से। लेकिन ये जो रिएक्शन होने लग रहा है, यह कोई फ्यूल की वजह से होने लग रहा है। हाइड्रोजन या हीलियम फ्यूल हमेशा नहीं रहेगा, ये फ्यूल कभी तो खत्म हो जाएगा, और जब ये फ्यूल खत्म होगा तो बाहर की तरफ जो फोर्स जाने लग रहा है वो रहेगा नहीं। अंदर की तरफ जो ग्रेविटी का फोर्स है, उसे काउंटर करने के लिए कोई फोर्स नहीं रहेगा, तो ये स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएगा। अपनी खुद की ग्रेविटी में ये होने में काफी लंबा समय लगेगा। वैसे हमारे खुद के सन की लाइफ अराउंड 10 बिलियन है, लेकिन आगे क्या होता है ये डिपेंड करता है कि उस स्टार का मास कितना है। यहाँ पर एक चार्ट देखते हैं स्टार की लाइफ साइकिल का। अगर स्टार का मास ज्यादा नहीं है, छोटा एवरेज साइज स्टार है, तो वो रेड जॉइंट में बदल जाता है। उसके बाद वह एक प्लेनेटरी नेबुला बन सकता है या फिर एक व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है। लेकिन अगर एक बड़ा स्टार है, एक ज्यादा भारी स्टार है, जब उसका फ्यूल खत्म होता है, वो ठंडा हो जाता है, एक रेड सुपर जॉइंट में बनता है और फिर वो सुपर जायंट फटकर सुपरनोवा बन जाता है। उसके बाद बहुत ही छोटा सा कोर रह जाता है। अगर वो कोर ज्यादा छोटा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है, और अगर थोड़ा सा बड़ा कोर है तो उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। बेसिकली कहा जाए, जितना मास था एक स्टार में, जब वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया, कंडेंस हो गया, तो ये ब्लैक होल बन सकता है। स्पेसिफिक कितनी छोटी वॉल्यूम में यह मटेरियल कंप्रेस हो जाता है। अगर कोई स्टार हमारे साथ जितना बड़ा है, उसका अगर कोई ब्लैक होल बनता है तो उसका डायमीटर उस ब्लैक होल का सिर्फ 50 किलोमीटर का होगा। इतनी कम हो जाती है वॉल्यूम, आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि हमारा बेटा बड़ा होकर कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। इस चीज को प्रूव किया था कि इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिक्स सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट वैल्यू